नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर दूसरा होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो पर्यावरण, जिसे आप लोग ईवीएस के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का जो पर्यावरण विषय है ना, उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीजीटेट एग्जाम में पूछा गया है ना, मतलब 2011 से लेकर के अब तक के जितने भी एग्जाम हुए ना पर्यावरण के ना, तो उन सारे ना एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछे उन सारे को सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को ये आइडिया लग सके कि ना किस किस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है ना वो पता चल जाएगा। तो उसके हिसाब से फिर से ना फिर हम लोग का जितने भी 9-10 क्लास लिए ना, तो उसके बाद फिर आप लोगों का क्लास लेना मैं फिर से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम लोग ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेंगे। देखना चाहो ना तो छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा टेट 2022 का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है और वर्ग 3 के लिए रहने वाला है। ठीक है, वर्ग 3 मतलब पहली से पाँचवीं तक की जो रहते हैं ना उन उन लोगों के लिए रहने वाला है। तो ये मुख्य तौर पर ना वर्ग 3 में जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, मतलब पहली से पाँचवीं तक की जो टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये उनके लिए है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक उन लोगों को ना प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि उन लोगों का ना बढ़िया से तैयारी हो पाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना सबसे पहले हम लोग ना क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को एक जानकारी और दे दूँ, आप लोगों का जो बाल विकास का जो विषय है ना, वो मैं अपने एक और चैनल ना धीवर एकेडमी पर चला रहा हूँ। तो आप लोगों को जो बाल विकास की तैयारी के लिए ना जो धीवर एकेडमी, वहाँ पर जाकर के देख लीजिए, सर्च मार सकते हो यूट्यूब पर ही। ठीक है, उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ना उसका जो लिंक है वो भी डाल दूंगा, तो डायरेक्टली आप लोग ज्वाइन करके देख सकते हो उसको भी, और अच्छे से तैयारी अपना जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 121 को सबसे पहला ध्यान से पढ़िए। मच्छरों के द्वारा फैलने होने वाला रोग है। ऑप्शन ए टाइफाइड क्षय रोग हैजा, ऑप्शन बी छोटी माता खसरा पोलियो, ऑप्शन सी बेरी बेरी रिकेटस पेलोग्रा, या ऑप्शन डी मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 121 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मच्छरों द्वारा फैलने होने वाले रोग है, मतलब यह है कि मच्छरों द्वारा ना जो फैलाने वाला जो रोग है ना वो कौन सा है ये पूछा है। तो मच्छरों द्वारा जो फैलाने वाला जो रोग है ना वो मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा और चिकनगुनिया हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। अगर मैं आप लोगों को डिटेल में थोड़ा सा बताऊँ ना, तो मच्छरों के काटने से ना, मतलब जो फीमेल जो मच्छर होते हैं ना उसके काटने से क्या होता है, तो उससे काटने से मलेरिया होता है, और मच्छरों के ही काटने से ये डेंगू भी होता है, आप लोगों को पता होगा ना। और उसके अलावा ये जो चिकनगुनिया है ना उसके बारे में आप लोगों को बता दूं, जो ये जो चिकनगुनिया है ना वो एक वायरल बीमारी है जो संक्रमित मच्छरों से ना इंसानों में फैलता है, ये भी आप लोगों को याद रखना। और ये भी जो चिकनगुनिया वो भी मच्छरों के काटने से ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 121 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 122 को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है। ऑप्शन ए विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण के समग्रता के साथ समझ सके। ऑप्शन बी बस्ते के बोझ को कम करना। ऑप्शन सी दोनों मिलते जुलते विषय हैं, या ऑप्शन डी पढ़ाई के विषय की संख्या कम करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण के समग्रता के साथ समझ सके, ये जो ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक स्तर पर बोला है, मतलब पहली से पाँचवीं जो है ना उस स्तर पर ना पर्यावरण जो पढ़ाने का ना, और पर्यावरण में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने का उद्देश्य है बोला है। तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को ना पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित करने का जो उद्देश्य है, और प्राथमिक स्तर पर इस विषय को पढ़ाने का जो उद्देश्य है ना वो उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी को इस योग्य बनाना है कि वह अपने पर्यावरण की समग्रता के साथ ना समझ सके, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 122 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 123 को ध्यान से पढ़िए। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक, या ऑप्शन डी द्वितीयक उपभोक्ता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 123 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अपघटक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? तो वन के जो पारिस्थितिक तंत्र है ना उसमें जो कवक है ना वो अपघटक के रूप में रखा गया है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और अपघटक क्या होता है सबसे पहले आप लोग ये जान लो। अपघटक वे जीव या मृत कार्बनिक पदार्थ में ना अपना पोषण प्राप्त करते हैं जिसे हम लोग अपघटक कहते हैं। ठीक है। और अगर आप लोगों को अपघटक के बारे में सरल तरीके से समझाओ ना तो मृत जो जो होते हैं ना मतलब जीव जंतु जो मर जाते हैं ना तो वो जब सड़ते हैं ना तो उससे अपना भोजन प्राप्त करता है ना वो जो जीव होता है उसे हम लोग अपघटक के नाम से जानते हैं। ठीक है। और पारिस्थितिक तंत्र में ना जो कवक है उसे अपघटक के समूह में रखा गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 123 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। एक बात आप लोग याद रखिएगा, भले ही आप लोगों का अभी टाइम लगेगा चलेगा, जितना ज़्यादा अभी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आप लोगों का तैयारी होने वाला है, उतना ज़्यादा आप लोग बेहतर तैयारी कर पाओगे। तो ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग ना टाइम को नहीं देखना है, जितना से जितना हो सके प्रैक्टिस करना है अभी आप लोगों को। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 124 को आप ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आप लोगों को बताना है ए से लेकर के ये डी तक की ना आप लोगों को कथन दिया है उसमें आप लोगों को बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है। सबसे पहला ए को पढ़ो। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन बी बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है। ऑप्शन सी बच्चों को इतिहास का ज्ञान का विकास होता है। ऑप्शन डी बच्चे कक्षा में सक्रिय नहीं रहते हैं। तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन ए और डी सही है, ऑप्शन बी ए बी और सी सही है, ऑप्शन सी ए और सी सही है या ऑप्शन डी ए बी सी डी सही है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। सबसे पहले आप अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो इजी है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है। आप लोगों को केवल सही कथन को बताना है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 124 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी ए बी और सी सही है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है बोला है। तो इस संबंध में अगर कि सही कथन को बोलूँ ना कि पर्यावरण की जो पढ़ाते हैं हम लोग ना पर्यावरण, तो उसमें कहानियों के माध्यम से ना शिक्षण शास्त्र मतलब कहानियों के माध्यम से हम लोग पर्यावरण को पढ़ाते हैं। तो इस संबंध में कौन सा कथन सही है बोला है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, तो ये तो करेक्ट होगा ना जी। अगर मैं कहानी के माध्यम से पर्यावरण को पढ़ाऊंगा तो बच्चों कहानी के माध्यम से ही समझेंगे ना कि हाँ कहानी जो है इस प्रकार से ऐसा ऐसा हुआ बोल करके उनकी कल्पना शक्ति का विकास होगा ना। उसके अलावा बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है तो बच्चों का एकाग्रता भी बढ़ेगा। कहानियाँ जो होता है वो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, सबसे ज़्यादा उनको पसंद आता है ना। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। बच्चों को इतिहास का ज्ञान का विकास होता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। कहानियों के माध्यम से अगर हम लोग बताएं ना कि राजा महाराजा पहले ऐसे थे ऐसे ऐसे शासन किए तो थोड़ा थोड़ा उन लोगों को नॉलेज होगा ना इतिहास का, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी इसमें दिया है वो गलत कैसे होगा। बच्चे कक्षा में सक्रिय नहीं रहते बोला है जी, नहीं। तो ये निगेटिव बोला है तो निगेटिव को हम लोगों को नहीं लेना है। और एक बात आप लोगों को हमेशा मैं अपने क्लास में बोलता हूँ कि अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव आंसर लेना है, निगेटिव बिल्कुल भी नहीं लेना है। और नहीं का क्या मतलब होता है, नहीं तो निगेटिव को संकेत करता है ना। तो केवल ए बी और सी करेक्ट हो जाएगा और डी जो रहेगा वो गलत रहेगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही केवल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक ऑप्शन ए कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। ऑप्शन बी अकार्बनिक पदार्थ को जटिल रूप में बदलते हैं। ऑप्शन सी अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं या ऑप्शन डी कार्बनिक पदार्थ को सरल रूप में नहीं बदलते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक, अपघटक का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो सड़े जीव जंतु होते हैं है ना, जो मर गए जीव जंतु होते हैं उसके जो शरीर को खा करके ना उसमें वो लोग पोषण प्राप्त करते हैं, जो कवक होता है वो। और कवक को ही अपघटक के रूप से जानते हैं ना हम लोग, जिसमें देखो कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। मतलब कार्बनिक वो जो एक जीव का जो बॉडी होता है मरा हुआ वो कार्बनिक है और उसको खा करके जब सड़ा देते हैं ना तो वो फिर अकार्बनिक में बदल जाता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 125 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं हम लोग।
चलिए प्रश्न क्रमांक 126 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चों की सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्र कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं? ऑप्शन ए जांच सूची, ऑप्शन बी पोर्टफोलियो, ऑप्शन सी क्रम निर्धारण पैमाना या ऑप्शन डी उप संख्यानात्मक अभिलेख। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 126 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पोर्टफोलियो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चों की सीखने की प्रगति की जानकारी एकत्र कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो एक जो शिक्षक होता है ना वो बच्चों जो कौन से बच्चे ने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा, कौन से बच्चा होशियार है कौन से बच्चा थोड़ा सा मंदबुद्धि है जिसको आगे चल करके ना और अधिक शिक्षा देने की आवश्यकता है, तो ये तमाम जो डाटा है ना वो पोर्टफोलियो के माध्यम से रखा जाता है एक शिक्षक के द्वारा। ठीक है। और पोर्टफोलियो क्या है ये आप लोगों को समझाओ ना। तो पोर्टफोलियो एक प्रोफाइल होता है सभी बच्चों का, मतलब जो क्लास में अलग अलग प्रकार के जो बच्चे होते हैं ना तो सभी बच्चों का ना एक अलग से ना उसका पोर्टफोलियो होता है जिसमें ना उसकी जानकारी एकत्र रहता है कि उस बच्चे का व्यवहार कैसा है, उसका पढ़ने का तरीका कैसा है और वो किस प्रकार से उसका जो व्यवहार है वो सामने वालों को प्रदर्शित करता है। तो इन तमाम जो जानकारी होता है ना वो पोर्टफोलियो के माध्यम से एक शिक्षक जो है वो रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, अपने जानकारी एकत्रित करने के लिए बच्चों का। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 126 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 127 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? ऑप्शन ए गतिविधि समूह में ही की जाती है, ऑप्शन बी गतिविधि उत्सुकता जगाती है, ऑप्शन सी गतिविधि में शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए या ऑप्शन डी गतिविधि में चुनौती का तत्व मौजूद होना चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 127 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गतिविधि समूह में ही की जाती है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? बोला है जी गलत, और ऑप्शन नंबर ए उसमें गलत हो जाएगा। कैसे? गतिविधि समूह में ही की जाती है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि जो गतिविधि है किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो खेल की गतिविधि हो चाहे वो पढ़ाई को लेकर के किसी प्रकार की भी गतिविधि किया जाए, तो केवल केवल वो समूह में ही किया जाता है क्या? अकेले नहीं किया जाता है क्या? आप लोग ये बताओ सबसे पहले। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है? ऑप्शन ए पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा को पोषण मिलना चाहिए, ऑप्शन बी बच्चों की भाषाई कौशल का विकास होना चाहिए, ऑप्शन सी स्वास्थ्य विषय पर्यावरण अध्ययन में शामिल होना चाहिए या ऑप्शन डी कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देनी चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देनी चाहिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की? बोला है जी जो निगेटिव है ना, मतलब जो एनसीएफ 2005 में ना नहीं है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो केवल करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देनी चाहिए, तो ये एनसीएफ 2005 में ना शामिल नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी ऑप्शन ए पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा को पोषण मिलता है, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी बच्चों की भाषाई कौशल को विकास होना चाहिए, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी स्वास्थ्य विषय पर्यावरण अध्ययन में शामिल होना चाहिए, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में ना इन तमाम विषयों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 129 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए बच्चों में अभिसारी चिंतन का विकास करना, ऑप्शन बी बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना, ऑप्शन सी बच्चों में सुनने की कौशल का विकास करना या ऑप्शन डी बच्चों में बोलने के कौशलों का विकास करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है। तो पर्यावरण जो अध्ययन है ना उसमें बच्चों को ना खुले प्रश्न पूछा जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बच्चों में ना अपसारी चिंतन का विकास करना। अपसारी चिंतन का विकास करने का मतलब ये होता है, या अपसारी चिंतन का मतलब ये होता है कि बच्चों में ना जो मॉरल जो प्रश्न है, मतलब जो खुले तौर पर जो प्रश्न है ना, जैसे कि ना किसी प्रकार की समस्या को बच्चों को दे दिया जाए और उसका समाधान ना वो अपने कल्पना शक्ति के आधार पर, रचनात्मकता के आधार पर ना खुले तौर पर वे सोच सके, अपनी चिंतन जो शक्ति है उसको बढ़ा सके ना, तो ये क्या कहलाता है? ये अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 130 को ध्यान से पढ़िए। भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह के लिए सबसे कम उम्र है। ऑप्शन ए 18 वर्ष व 21 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष 18 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष 21 वर्ष, या ऑप्शन डी 18 वर्ष 16 वर्ष। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 130 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में लड़के और लड़कियों के विवाह के लिए सबसे कम उम्र है बोला है ना, तो भारत में लड़के की जो उम्र है वो 21 वर्ष है विवाह के लिए, और लड़कियों की जो उम्र है वो 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और एक बात आप लोगों को याद रखना है, अगर पहला लड़का पूछा है तो लड़का का उम्र लेना है, फिर लड़की पूछा है तो लड़की का उम्र लेना है। ऐसे आप लोगों को नहीं करना है कि 18 वर्ष, तो हम लोग को पता ना कि हम लोग ये रटे होते हैं कि लड़कियां जो होता है वो 18 वर्ष, लड़के होते हैं 21 वर्ष। तो ऐसे आप लोगों को बिना प्रश्न को पढ़े नहीं लेना है आंसर। ठीक है, प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद देखिएगा लड़का पहले है या लड़की पहले है। लड़का पहले है तो लड़का का जो एज है उसको पहले लेना है, फिर लड़की है तो लड़की को लेना है, ऐसे लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 130 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 131 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? ऑप्शन ए चील व सांप, ऑप्शन बी गाय और खरगोश, ऑप्शन सी हिरण व शेर, या ऑप्शन डी बकरी और लोमड़ी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 131 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गाय और खरगोश करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता बोला है जी, तो गाय और खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता है, ये आप लोगों को याद रखना है। प्राथमिक उपभोक्ता कहने का मतलब यह है कि अगर एक पेड़ पौधा जो है ना वो उत्पादक के अंतर्गत आता है, आप लोगों को पता होगा। उसके अलावा पहला में जो गाय है ना, वो जो गाय है वो आप लोगों का प्राथमिक उपभोक्ता है, और गाय के साथ खरगोश जो है ना वो भी प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि घास को कौन खाता है जी? घास को खरगोश भी खाता है और घास को गाय भी खाता है, तो दोनों के दोनों क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। तो आप लोगों को पता होगा ना कि ये जो उपभोक्ता की कैटेगरी में ना प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता के नाम से अलग अलग डिवाइड किया गया है। प्राथमिक उपभोक्ता उसे कहते हैं जो घास को खाता है। द्वितीयक उपभोक्ता वो उसको कहेंगे जो जो ना घास को जो खाता है उसको ये खाता है, उसको कहते हैं। जैसे अगर घास को गाय खाएगा तो गाय को कौन खा देता है? गाय को शेर खा देता है, तो वो द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएगा। ऐसे आप लोगों को पता होगा ना, है ना। तो ये, और उसके अलावा तृतीयक उपभोक्ता में होगा तो वो इंसान भी आ जाता है तृतीयक उपभोक्ता में, आप लोगों को पता होगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 131 का जो करेक्ट आंसर है ना प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत गाय और खरगोश जो है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 132 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए पेड़ को काटना, ऑप्शन बी बांध का निर्माण, ऑप्शन सी नवीन विद्यालय प्रारंभ करना, या ऑप्शन डी खुदाई। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 132 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी खुदाई करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है बोला है ना, तो ये जो खुदाई है ना वो प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और व्यापम के द्वारा ना इसी आंसर को करेक्ट लिया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, मुझे पहले लगा था कि नवीन विद्यालय का प्रारंभ करना ना ये करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन व्यापम के द्वारा ये ऑप्शन नंबर डी को लिया गया है। मेरे ख्याल से ये जो ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर सी, इसको सही इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि विद्यालय में ना विभिन्न प्रकार के बालक आते हैं, अनेक जातियों के, अनेक समुदाय के बालक आते हैं, और सभी समुदाय के द्वारा ना मतलब बालकों द्वारा ना सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं, मतलब किसी प्रकार का आयोजन करते हैं, खेल का आयोजन चाहे कंपटीशन का आयोजन, तो उसमें सामाजिक अंतःक्रिया होता है ना जी, एक दूसरे का जो सामाजिक जो विशेषताएं होता है एक दूसरे में ट्रांसफर होता है, तो वो भी होता है। इसके वजह से ना केवल ऑप्शन नंबर डी को आंसर लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 133 को ध्यान से पढ़िए। एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होता है, यह किस रोग का लक्षण है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी रतौंधी या ऑप्शन डी रिकेटस सूखा रोग। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 133 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है? तो ये जो रोग है ना वो स्कर्वी रोग का लक्षण है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो स्कर्वी जो रोग है ना वो विटामिन सी मतलब विटामिन सी की कमी से ना ये जो स्कर्वी रोग है वो होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, विटामिन सी की कमी से होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 133 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 134 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है, निम्न में से कौन सा कथन पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है? ऑप्शन ए बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सकता है, ऑप्शन बी बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन करने का अवसर मिलता है, ऑप्शन सी प्रश्न बच्चों में जिज्ञासा जगाते हैं या ऑप्शन डी बच्चों को चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 134 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है, निम्न में से कौन सा कथन पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है बोला है जी, मतलब प्रश्न पूछने का सही तरीका नहीं है बोला है, तो वो ऑप्शन नंबर डी केवल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों को चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है, तो चिंतन प्रकरण तक सीमित करना मतलब क्या होता है जी? हैं मतलब एक दायरे में बांध करके रखना, और ये जो लाइन है वो निगेटिव की ओर दर्शा रहा है ना। मतलब मैंने आप लोगों को बताया था अगर प्रश्न निगेटिव पूछा गया तो आंसर भी आप लोगों को निगेटिव लेना है ना, और किसी चीज़ में सीमित करना तो निगेटिव हो जाता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 134 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 135 को ध्यान से पढ़िए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए अप्रैल 1965, ऑप्शन बी मार्च 1966, ऑप्शन सी जुलाई 1961 या ऑप्शन डी अप्रैल 1970। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 135 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जुलाई 1961 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो दहेज का जो प्रतिषेध है ना मतलब दहेज निषेध जो अधिनियम है ना वो 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और दहेज क्या होता है आप लोग तो जानते हो ना कि वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से जो लिया जाता है ना क्रय के लिए जो लिया जाता है उसे दहेज कहते हैं, आप लोगों को पता होगा है ना। तो दहेज जो है ना वो एक कानूनी अपराध है, और इसमें ना जुलाई 1961 में ना दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू हुआ, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 135 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 136 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए ध्यान न देना, ऑप्शन बी सख्ती करना, ऑप्शन सी पुरस्कार या ऑप्शन डी प्रशंसा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 136 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी प्रशंसा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो प्रशंसा करना ही ना सर्वाधिक उपयुक्त होगा जी। हाँ, मान के चलो कोई विद्यार्थी है उसका आप लोग अगर प्रशंसा करोगे कि बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो और थोड़ा सा और पढ़ोगे तो भविष्य में और आगे जा सकते हो, तो जैसा एक टीचर ऐसा अगर कि उसका ना प्रशंसा कर देगा तो वो छात्र में क्या होगा, छात्र के जो व्यवहार है वह उचित दिशा में क्या होगा, वृद्धि होगा ना जी। हाँ, मतलब जो है वो सही डायरेक्शन में जाएगा और पढ़ेगा वो, तो प्रशंसा करना ही ना करेक्ट हो जाएगा। और बार बार किसी स्टूडेंट को आप लोग तो पुरस्कार नहीं दे सकते ना, लेकिन बार बार उसकी प्रशंसा जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो उचित जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 137 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए घास लोमड़ी खरगोश, ऑप्शन बी घास सांप मेंढक, ऑप्शन सी घास खरगोश शेर या ऑप्शन डी घास लोमड़ी हिरण। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 137 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, घास खरगोश शेर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो खाद्य श्रृंखला का जो सही क्रम है वो सबसे पहला घास हो जाएगा। घास को कौन खाता है? खरगोश खाता है। और खरगोश को कौन खाता है? शेर खा देता है। तो खाद्य श्रृंखला कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 137 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा।